आज हमारा मुख्यतः विषय है इतिहास में ग्रेट मैन थियरी और साथ ही साथ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। इसका मतलब है कि इतिहास के निर्माण में या इतिहास की पुनर्रचना में, इतिहास के निर्माण अथवा इतिहास की पुनर्रचना में महान पुरुषों का कितना योगदान रहा है, या जिसे हम महान पुरुष या जिसे हम मुख्यतः युग पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने इतिहास के निर्माण में क्या किया है। क्या समग्र इतिहास अभी तक का जो है वह केवल ग्रेट मैन थियरी है। जनरली some people say that some historians say that history is nothing but the story of the great men। इतिहास और कुछ नहीं, महान पुरुषों की कहानी है। इतिहासकार हेनरी पिरेन खुद कहते हैं कि इतिहास मानव के क्रियाकलापों की कहानी है। कुल मिला के मानव के क्रियाकलापों की कहानी तो इतिहास है। क्या यह एकमात्र महान व्यक्तियों से ही निर्मित होता है इतिहास? क्या उसमें अन्य व्यक्तियों का कोई योगदान नहीं होता, या पर्यावरण का योगदान नहीं होता, या परिस्थितियों का योगदान नहीं होता है? केवल महान व्यक्ति या जो युग पुरुष होते हैं वही इतिहास का निर्माण करते हैं। क्योंकि इतिहास के संदर्भ में मुख्यतः दो अवधारणा रही है। प्रथम अवधारणा यह है जिसे हम ग्रेट मैन थियरी कहते हैं। तो प्रथम अवधारणा जो है जिसे हम मुख्यतः ग्रेट मैन थियरी कहते हैं, यह थियरी जो इतिहास की को अगर समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास में दो विचारधारा आती है। एक आती है आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ हिस्ट्री। आदर्शवादी इतिहास लेखन या आदर्शवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण का तात्पर्य होता है, आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मुख्यतः व्यक्ति को महत्व देती है, जबकि वस्तुवादी विचार मुख्यतः व्यक्ति के स्थान पर घटनाओं को महत्व देती है, साक्ष्यों को महत्व देती है, एविडेंसेस को महत्व देती है, डेटा को महत्व देती है। तो दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण मुख्यतः जिसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, इसीलिए हम इसे इंडिविजुअल हिस्ट्री के नाम से भी कहते हैं। व्यक्तिवादी इतिहास लेखन, तो जो इंडिविजुअल हिस्ट्री है वह एक व्यक्ति विशेष या केवल इतिहास लेखन में व्यक्तियों को महत्व देती है। और यह जो आदर्शवादी इतिहास लेखन है, इसके प्रतिपादन का श्रेय बेनेडिटो क्रोसे को दिया जाता है। बेनेडिटो क्रोसे। तो आपको पता होगा जो बेनेडिटो क्रोसे हैं, ये मुख्यतः इटली के महत्वपूर्ण या महान इतिहासकार थे, जिनकी एक बड़ी फेमस थियरी है। इनका कथन है, ऑल हिस्ट्री इज़ द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। ऑल हिस्ट्री इज़ द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास होता है। क्रोसे के बारे में कहा जाता है कि जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो लंदन से वो गए थे इटली में उन्होंने मुसोलिनी से मुलाकात किया था। उसके बाद उन्होंने क्वीन रेचले से भी मुलाकात किया। उसके बाद उन्होंने इटली में बेनेडिटो क्रोसे से भी मुलाकात किया था। तो मुख्यतः आदर्शवादी इतिहास लेखन जो है यह व्यक्ति को इतिहास में महत्व देती है और व्यक्ति की ही पोरीफरी में पूरे इतिहास को देखती है। इस व्यक्तिवादी इतिहास में कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं या कुछ विचारक ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत एकमात्र महान व्यक्तियों को महत्व देते हैं। वे कहते हैं जो महान व्यक्ति हैं यही इतिहास का निर्माण करते हैं और यही इतिहास या किसी एक युग को अभिव्यक्ति देते हैं, वह युग को चलायमान करते हैं। युग की जितनी आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति के माध्यम यही होते हैं। इस विचारधारा में मुख्यतः कौन कौन आते हैं? बेनेडिटो क्रोसे, हीगल, मैकाले, कार्ल मार्क्स, गिब्बन, ग्रोट, मॉमसन, एपीजे टेलर, जे.एस. मिल, ई.एच. कार एंड मेनी मोर। ये जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है वह यह दृष्टिकोण है कि इतिहास की संरचना, इतिहास का निर्माण और इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन अगर इतिहास है तो उस परिवर्तन के जो मुख्य कारक हैं, जो उसके प्रोटैगनिस्ट पार्ट हैं, वे कौन हैं? महान व्यक्ति हैं।
महान व्यक्ति हर युग में आते हैं और वह इतिहास के आकांक्षाओं के अनुरूप या समाज के आकांक्षाओं के अनुरूप समाज की पूर्ति करते हैं और उस पूर्ति के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाते हैं या विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यह जो मुख्यतः दृष्टिकोण है जिसे कहते हैं हम ग्रेट मैन थियरी। ग्रेट मैन थियरी में हीगल कहता है कि किसी युग का महापुरुष वह व्यक्ति होता है जो उस युग की आकांक्षाओं को शब्द दे सके और उस युग को बता सके कि उस युग की आकांक्षा क्या है। कोई समाज, उस समाज की आवश्यकता क्या है, उस समाज की आकांक्षा क्या है, उस समाज की तत्कालीन आवश्यकता क्या है, ठीक है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रत्युत्तर होनी चाहिए, यह सब कौन देता है? यह सब मुख्यतः एक युग पुरुष या महान व्यक्ति देता है। तो जो ग्रेट मैन थियरी है वह इसी महान व्यक्ति या ग्रेट मैन के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे इतिहास के निर्माण में महान व्यक्तियों में अकबर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जो मुख्यतः इतिहास या समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं और इसी के माध्यम से इतिहास या समाज आगे बढ़ता है। इसी तहत ग्रोट हैं। ग्रोट ने हिस्ट्री ऑफ ग्रीक लिखा है, यूनान का इतिहास, और मामसन ने हिस्ट्री ऑफ रोम में यही दृष्टिकोण प्रतिपादित किया और इसी दृष्टिकोण का उन्होंने समर्थन किया है। अगर हम भारतीय विचारधारा में जाएं तो भारतीय विचारधारा न केवल भारतीय बल्कि विश्व की जितने भी प्राचीन विचारधाराएं हैं जो बेसिकली थियोक्रेटिक व्यू से लिखी गई हैं, जो बेसिकली थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण है, उसमें भी धर्म के साथ साथ केवल महान व्यक्तियों को महत्व दिया गया है। जैसे कि भारतीय परंपरा में आप देखते होंगे कि भारतीय परंपरा कहती है कि प्रत्येक युग में एक ऐसा अवतारी पुरुष होता है जो अवतार लेता है और समाज को आगे बढ़ाता है, समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। इस जो अवतारवाद की संकल्पना है यह हमें मत्स्य पुराण में मिलती है, आगे चल के भगवद गीता में भी मिलती है, और वैष्णव धर्म में इस अवतारवाद की व्यापक संकल्पना देखने को मिलती है, जिसमें दशावतार की संकल्पना की गई और जिसमें अगले जो आने वाला अवतार है, जो अनागत है, वह कौन सा अवतार है? वह कल के अवतार है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई और कहा गया जो अगला विष्णु का अवतार होगा वह अवतार युग पुरुष के रूप में एक कल के रूप में होगा, जो सफ़ेद तलवार लेकर सफ़ेद घोड़े पे आएंगे। अच्छा, इसी तरह बुद्धिज़्म कहती है जो अगला बुद्ध का जन्म होगा महान पुरुष के रूप में, जो युग की आकांक्षाओं को पूर्ति करेंगे, जो समाज में शांति और अहिंसा की बात करेंगे, समाज के दुखों को दूर करने की बात करेंगे, वे कौन होंगे? वे मैत्रेय बुद्ध होंगे। जैनिज़्म कह रहा है कौन अगले अनागत होंगे, अगले तीर्थंकर कौन होंगे? तो जैनिज़्म कह रहा है सिमंदर स्वामी। जैनिज़्म कह रहा है कि अगले होंगे सिमंदर स्वामी, और बौद्ध धर्म में अगले बुद्ध कौन होंगे? मैत्रेय बुद्ध। और हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में कौन होंगे? भगवान कल की। तो ये क्या होंगे? ये अवतारी पुरुष होंगे, ये महापुरुष होंगे जो इतिहास को, समाज को आगे बढ़ाएंगे, इतिहास के और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो यह आपका ग्रेट मैन थियरी है। जैसे आप देखते होंगे इस्लाम के इतिहास में पैगंबर का इतिहास भी इसी दृष्टिकोण से प्रभावित है। तो कुल मिला के इतिहास में महान व्यक्तियों को अतीत काल से ही महत्व दिया जाता रहा है और इसीलिए प्राचीन अभी तक का लगभग जो इतिहास है वह पूरी तरह से उच्च व्यक्तियों को, महान व्यक्तियों को आधार बनाकर ही लिखा गया है। उच्च व्यक्ति, महान व्यक्तियों को ही आधार बना के लिखा गया। जैसे अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ग्रंथ देखिए, जितना गांधी जी पे लिखे गए या सुभाष चंद्र बोस पे लिखे गए या अलेक्जेंडर पे लिखे गए या महान व्यक्तियों पे लिखे गए, उतने कॉमन पीपल पे, सामान्य आदमियों पे कभी नहीं लिखे गए। तो इतिहास में वास्तव में जो अभी तक दृष्टिकोण रहा है हमारा, वह पूरे विश्व इतिहास का दृष्टिकोण जो रहा है वह मुख्यतः इसी अवतारवाद की संकल्पना को व्यक्त करने का रहा है। इस अवतारवाद की संकल्पना में हम आगे देखते हैं
अगर ईसाइयत में जाएं तो ईसाई धर्म में भी ईसा मसीह के माध्यम से उनमें एक दैवी आरोपण करते हुए, डिवाइन ओरिजिन देते हुए युग पुरुष की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। अच्छा, बातें जैसे इस संदर्भ में इतिहासकार गिब्बन कहते हैं कि महान पुरुषों के लिए उपयुक्त अवसर की आवश्यकता होती है जो इसका लाभ उठाकर युग की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। तो युग की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महान व्यक्ति को केवल अवसर की तलाश होती है। जैसे एपीजे टेलर महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि बिस्मार्क और लेनिन के संदर्भ में ही इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वे महान पुरुष हैं। महान पुरुष है क्योंकि यूरोपीय इतिहास को गति प्रदान करने का श्रेय इन्हीं महापुरुषों को दिया गया है। तो वहाँ लेनिन और बिस्मार्क की बात की जा रही है। ऐसे ही जेम्स मिल का फेमस कथन है। जेम्स मिल कहता है कि महान पुरुषों ने ही भावी घटनाओं का संकेत जन साधारण तक पहुंचाया है। जो किसी युग में महान पुरुष होते हैं, ग्रेट पर्सन होते हैं, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट पार्ट होते हैं, यही लोग जो जन आवश्यकताएं होती हैं या जो भावी घटनाएं होती हैं उनका संकेत जन साधारण तक पहुंचाने का काम करते हैं। जस्ट लाइक द मीडिएटर। तो एक मीडिएटर के रूप में जो ऐतिहासिक घटनाओं के पुनर्निर्माण में और ऐतिहासिक घटनाओं के सृजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी तरह ईएच का भी मानते हैं, कार्ल मार्क्स भी मानते हैं। कार्ल मार्क्स का तो यहाँ तक कथन है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के पास कुछ भी नहीं है, इतिहास के पास कुछ भी नहीं है, न धन धान्य है और न वह युद्ध करता है। यह दोनों कार्य कौन करता है? यह दोनों कार्य मनुष्य करता है। यह दोनों कार्य मनुष्य करता है, इसलिए मनुष्य को ही इतिहास लेखन में एकमात्र उन्होंने भी महत्व दिया है। इस संदर्भ में मैकाले के बारे में आप सुने भी होंगे। मैकाले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मैकाले ने जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में शिक्षा के संदर्भ में जो 1813 के एक्ट के बाद जो भाषा को लेकर विवाद हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और बाद में चलकर इन्होंने 1835 में मैकाले मिनट्स जारी किया और इन्होंने ही फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन का सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, तो मैकाले कहते हैं कि युग पुरुष जो होता है वह उच्च शिखर पर आसीन वह व्यक्ति होता है। युग पुरुष वह व्यक्ति होता है, या युग पुरुष उच्च शिखर पर आसीन वह व्यक्ति होता है जो जन साधारण से पहले सूर्य के प्रकाश का पूर्वाभास पाता है। मतलब जो जन साधारण से पहले सूर्य के प्रकाश का एहसास कर लेता है वह व्यक्ति होता है युग पुरुष। मतलब जो समकालीन घटनाओं को या जो इतिहास या समाज के सामने जो समस्याएं आनी है या जो चुनौतियां आनी है या जैसा इतिहास परिवर्तित हो सकता है उसके बारे में प्रथम पूर्वाभ्यास या एंटीसिपेशन जो होता है वह व्यक्ति युग पुरुष या महान व्यक्ति पहले ही कर लेता है। मतलब कि उसे युग की आकांक्षाओं को, युग की समस्याओं को समझने की एक सहज प्रवृत्ति होती है। वह इन घटनाओं को या इन आकांक्षाओं को सबसे पहले ही समझ लेता है और उसके अनुरूप वह राज्य या समाज के निर्माण में अपना योगदान देता है। तो महान व्यक्ति का जो मुख्यतः सिद्धांत है, यह सिद्धांत कुल मिला के इस बात पर बल देता है कि इतिहास के निर्माण में महान व्यक्तियों का ही योगदान होता है और महान व्यक्ति ही समाज को आगे विकास करते हैं, चलाते हैं। जैसे देखते होंगे महान व्यक्तियों के संदर्भ में ही ज़्यादातर ग्रंथ या कथानक लिखे गए। महान व्यक्ति के संदर्भ में जैसे देखते होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर पे बहुत सारा काम किया गया क्योंकि सिकंदर महान व्यक्तित्व थे, युग पुरुष के रूप में उनको देखा गया। तो सिकंदर के जो बायोग्राफर हैं वे कौन हैं? वे हैं फिलिप फ्रीमैन। ये सिकंदर के बायोग्राफर हैं जिन्होंने
अलेक्जेंडर द ग्रेट नामक ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट नामक ग्रंथ लिखा है, फिलिप फ्रीमैन हैं। इसी तरह ये आपके हो गए अलेक्जेंडर। इसी तरह आपके हैं मीनू मसानी, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी की जीवनी लिखा है। फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू की जीवनीकार हैं। फ्रैंक मोरेस। इसी तरह लुई फिशर गांधी जी के जीवनीकार हैं। सर ड्यूसर ने लेनिन और बिस्मार्क की जीवनी लिखी है। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, वे हैं ह्यूतोए ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी है। इनकी किताब का नाम है सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। इनकी किताब का नाम है सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। इनकी किताब का नाम है सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। जबकि एक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि सुभाष चंद्र बोस ने खुद जो अपनी जीवनी लिखा है वह जीवनी अधूरी रह गई, वह उन्होंने किस नाम से लिखा है? ठीक है, उन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी है जो अधूरी रह गई है, तो वो उन्होंने किस नाम से लिखा है? एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन PILGRIM एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है जो अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई। इसी के बाद उनका एक महत्वपूर्ण और ग्रंथ है द कॉल ऑफ मदरलैंड। द कॉल ऑफ मदरलैंड। द कॉल ऑफ मदरलैंड इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और एक अन्य महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है जो कई बार पूछा गया है, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो कुल मिला के यह दृष्टिकोण कि इतिहास के निर्माण में केवल महान व्यक्ति ही योगदान देते हैं और महान व्यक्ति से ही इतिहास बनता है, और यह दृष्टिकोण की हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द स्टोरी ऑफ द ग्रेट पर्सन। अगर और वह ऐतिहासिक पद्धति जो यह माने कि इतिहास लेखन या इतिहास या समाज का पूरा जो विकास की अवधारणा है वह किसी एक महान व्यक्ति या कुछ महान व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसी की पोरिफरी में इतिहास लेखन होता है, उसी की पोरिफरी में इतिहास विकास करता है। यह अवधारणा कहलाती है इतिहास में ग्रेट मैन थियरी। ठीक है, यह अवधारणा इतिहास में कहलाती है ग्रेट मैन थियरी। यद्यपि इस संदर्भ में कुछ विपक्ष में भी तर्क दिया सकता है कि क्या वास्तव में इतिहास के निर्माण में केवल महान व्यक्ति ही भाग लेते हैं, या इतिहास केवल महान व्यक्तियों की ही कहानी है? सामान्य आदमी, जो सामान्य पर्सन है, जो कॉमन पीपल हैं, जो सब्जेक्ट है, प्रजा है, या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, क्या इनका कोई इतिहास नहीं होता, या इतिहास लेखन में क्या इनका कोई महत्व नहीं होता है? दूसरी बात ये हो सकता है
क्या इतिहास के निर्माण में एकमात्र महान व्यक्ति ही भाग लेते हैं, उनका व्यक्तित्व ही एकमात्र उसके लिए उत्तरदायी होता है, कि अन्य कोई कारक भी उत्तरदायी होता है? इस संदर्भ में भी अलग अलग मत हैं। जैसे विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि इतिहास एकमात्र महान व्यक्तियों से ही निर्मित नहीं होता है, बल्कि इतिहास के निर्माण में अन्य अनेक अवयव, अन्य अनेक जो एलिमेंट्स होते हैं वे भी भाग लेते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे अगर मानव के रूप में सामान्य मानव भी हो सकते हैं, वर्किंग क्लास भी हो सकता है, वह आपका निम्न वर्गीय प्रसंग भी हो सकता है, आम जनता, आम पीपल भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। इसी तरह महान व्यक्तियों और इतिहास के निर्माण में परिस्थितियों का भी योगदान होता है। एकमात्र इतिहास के निर्माण में महान व्यक्ति ही नहीं होते हैं, बल्कि परिस्थितियाँ या पर्यावरण होता है, इनका भी इतिहास के निर्माण में और महान व्यक्ति को अवसर प्रदान करने में, महान व्यक्ति की उपलब्धियों में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। इसलिए इतिहास को हम एकमात्र महान व्यक्ति की ही कृतित्व या व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं मान सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, बिस्मार्क कहता है कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं को निर्मित नहीं कर सकते, हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं को निर्मित नहीं कर सकते। इसी तरह अन्य इतिहासकार जैसे अरस्तु हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, इन लोगों ने भी यह माना है कि व्यक्ति के निर्माण में और समाज के निर्माण में जलवायु का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण और जलवायु किसी भी व्यक्ति या समाज को जरूर प्रभावित करता है। तो यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण जो यह मानता है कि इतिहास के निर्माण में परिस्थितियों का भी विशेष योगदान होता है, परिस्थितियां या पर्यावरण का भी विशेष भूमिका होती है, यह दृष्टिकोण कहलाता है वर्तमान में पर्यावरणीय या पारिस्थितिक इतिहास। पर्यावरणीय इतिहास वर्तमान में इतिहास लेखन जो हिस्टोग्राफी है, द मोड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है, उस हिस्ट्री राइटिंग की पद्धति में वर्तमान में सबसे रिसेंट थाट है, सबसे रिसेंट हाइपोथेसिस है। तो पर्यावरणीय इतिहास, जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं रामचंद्र, जिसके प्रतिपादक हैं रामचंद्र गुप्त। तो वर्तमान इतिहास लेखन की सबसे नवीनतम विधा क्या है? पर्यावरणीय इतिहास। और जिसके पर्यावरणीय इतिहास के प्रतिपादक फाउंडर कौन माने जाते हैं? यह माने जाते हैं आपके रामचंद्र गुप्त। यह पर्यावरणीय इतिहास में रामचंद्र गुप्त है, अरस्तु हैं प्राचीन काल में, मॉन्टेस्क्यू हैं, और बकल हटिंगटन। तो ये जो इतिहासकार हैं, इनकी यह मानता है कि इतिहास या महान व्यक्ति के निर्माण में या इतिहास को चलायमान करने में, समाज को चलाने में महान व्यक्ति के साथ साथ परिस्थितियाँ और पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कहा जाता है, अगर आप देखेंगे प्राचीन इतिहास को देखिए या विश्व का वैज्ञानिक इतिहास को उठा के देख लीजिए, चाहे डार्विनिज्म की थियरी हो, चाहे लैमार्किज्म की थियरी हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विचार हो, ये सभी विचार डार्विनवाद, लैमार्कवाद आदि विचार भी पर्यावरण और मनुष्य दोनों के अन्योन्यासित संबंध के आधार पे मानव के विकास और मानव के उद्भव की प्रक्रिया को व्याख्यायित करते हैं। तो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थियरी, चाहे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, चाहे लैमार्किज्म का अंगों की उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत हो, चाहे जैसा भी सिद्धांत हो, सब में पर्यावरण और परिस्थितियों को भी मानव समाज और मानव के उद्भव के साथ संयुक्त किया गया है। यह माना जाता है कि इतिहास के निर्माण में मुख्यतः परिस्थितियाँ, भूगोल, जलवायु आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अगर यह परिस्थितियाँ न उपयुक्त रहें तो महान व्यक्ति भी ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिए, इतिहासकार जॉनसन कहता है, इतिहासकार जॉनसन का कथन है जो एक बार हायर पूछा भी गया है। इतिहासकार जॉनसन कहता है कि भूगोल इतिहास का नेत्र है। भूगोल इतिहास का नेत्र है, मतलब भूगोल इतिहास की आँख है।
भूगोल के बिना इतिहास की संकल्पना नहीं कर सकते हैं और भूगोल के बिना इतिहास को आप समझ नहीं सकते हैं। तो भूगोल का भी व्यापक प्रभाव होता है। दूसरा बात, भौगोलिक कारकों के फलस्वरूप ही समाज और संस्कृति को एक आधार मिलता है, समाज और संस्कृति को सुरक्षा मिलती है। समाज और संस्कृति का एक सांस्कृतिक एकीकरण जो कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है, एक जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन होता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति का मुख्य आधार ही आर्यावर्त की संस्कृति रहा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति मुख्यतः एक भौगोलिक परिवेश में आबद्ध होने के कारण ही एक भारतीयता की जो भावना है, जो सांस्कृतिक एकीकरण की प्रवृत्ति है, या इसमें प्रबलता से या प्रबल रूप से इसमें लागू होता है, या यह एक अभिव्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। इस संदर्भ ये भी कहा जाता है कि जो किसी राष्ट्र के चरित्र के निर्धारण में या व्यक्ति के चरित्र के निर्धारण में या व्यक्ति को परिस्थितियाँ या व्यक्ति के महान कार्यों में भूगोल या परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर शिवाजी का उद्भव को देखा जाए, द इमर्जन ऑफ शिवाजी एज ए पॉलिटिकल लीडर के रूप में अगर देखा जाए, या उनकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज्य देखा जाए, जो उनके द कंसेप्ट ऑफ स्वराज्य है, स्वराज्य की अवधारणा में भी एकमात्र शिवाजी का ही व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि वास्तव में मराठवाड़ा की परिस्थितियाँ, उसका पर्यावरणीय दशाएँ, उसकी परिस्थितियाँ, उसके भौगोलिक स्वरूप भी, उसकी जलवायु भी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि मुग़लों से मैदानी एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में मुग़लों से संघर्ष की स्थिति में शिवाजी नहीं थे, क्योंकि मुग़ल मुख्यतः तोपखाने का प्रयोग करते थे। मुग़ल मुख्यतः तुर्गमा पद्धति, उस्मानी पद्धति का प्रयोग करते थे। तो सीधे मैदानी एरिया में या मैदानी क्षेत्रों में उनका सामना करना शिवाजी के लिए इतना संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था। इसलिए जो मराठवाड़ा की भौगोलिक स्थिति थी, उसके अनुरूप शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किया। और यह इसलिए भी सहज हो पाया, गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति, कि मराठवाड़ा उबड़ खाबड़ क्षेत्र था। मराठवाड़ा नदी घाटी क्षेत्र, पहाड़ियों का क्षेत्र था, यह अनेक पहाड़ियों और पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ था। इस कारण ऐसी परिस्थिति में गोरिल्ला वारफेयर और उसके साथ ही साथ जो छापामार युद्ध पद्धति है, जिसे वर्तमान में हम कहते हैं पेटी वार, पीपल्स वार, यह जो पद्धति है, यह पद्धति आसानी से वहाँ पे क्रियान्वित की जा सकती है। तो शिवाजी का व्यक्तित्व का जितना योगदान रहा होगा मराठा स्वराज की स्थापना में, उससे कहीं ज़्यादा उसके भौगोलिक कारकों और उसके पर्यावरणीय दशाओं का भी प्रभाव रहा होगा। इतिहास के निर्माण में भूगोल ने बहुत योगदान दिया है। एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं की पराजय हुई, वह पराजय भी भौगोलिक कारण या जलवायु के कारण ही होती है। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद जब कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में सेनाएं 3-4 महीने तक एक दूसरे के सामने रहीं, अगर उसी दौरान हुमायूं ने तुरंत ही आक्रमण कर दिया होता तो निश्चित तौर से इतिहास कुछ दूसरा होता। क्योंकि उस ऐसी परिस्थिति में मैदानी एरिया में जो क्षेत्र था, वहाँ पे निश्चित तौर से मुग़ल हावी होते। उस समय हुमायूं के पास सेना भी बड़ी थी। दूसरी बात, हुमायूं के पास तोपखाना भी था, जो बड़े बड़े बैलगाड़ियाँ, घोड़े गाड़ियों पे रखे गए थे। यह बात शेरशाह जानता था, इसीलिए लगातार वो बारिश का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बारिश हुआ, ज़मीन दलदली हुई, ज़मीन कीचड़ युक्त हुआ, शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम क्या हुई कि मुग़लों की जो मुख्य शक्ति थी तोपखाना, जो मुख्यतः घोड़े गाड़ियाँ और बैलगाड़ियों पे थे और जो बड़े बड़े जिसमें पहिए लगे थे, वे दलदली क्षेत्रों में और खासकर कीचड़ युक्त क्षेत्र, कीचड़ होने के कारण ये एक स्थान दूसरे स्थान पर मोबाइल नहीं कर पाए। तो उनमें मोबाइलिटी उसकी प्रभावित हो गई। और ऐसे कंडीशन में जो वो आगे उतना रन नहीं कर पाए और वे प्रभावी रूप से युद्ध में भाग नहीं ले पाए, ऐसी कंडीशन में उसकी पराजय हुई। तो मतलब होता है कि परिस्थितियों का भी और जलवायु का भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नहीं तो अगर ऐसी परिस्थितियां न बनती, जैसे आप समझ लीजिए पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय अगर हेमू के आँख में तीर न लगता
या आनंदपाल के साथ महमूद गजनवी के युद्ध के समय अगर आनंदपाल का हाथी स्वयं ही न भड़कता और भड़कने के बाद स्वयं ही अपनी सेना को नुकसान न करता तो संभवतः भारत का इतिहास कुछ दूसरा होता। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब है कि इतिहास के निर्माण में भौगोलिक परिवेश का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। भौगोलिक परिवेश के कारण ही शिवाजी से युद्ध करते समय, मराठों से या साउथ से युद्ध करते समय औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष जीवन के अंतिम काल के वहाँ पे बिता दिए, क्योंकि वहाँ की स्थिति नहीं समझ पाए और वहाँ फंस गए और अंततः वह उनके पतन के लिए उत्तरदायी भी बना। तो कुल मिला के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जिस तरह स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश किया, उसी तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। परिस्थितियाँ और पर्यावरण के कारण ही आप देखते होंगे उत्तर पश्चिमी भारतीय सीमा नीति लगातार आक्रांत रही। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, देखिए उसी के कारण ही बर्बन ने पूरी सुरक्षात्मक नीति वहीं पे स्थापित किया। बर्बन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुदृढ़ीकरण, सॉलिडेशन रहा। साथ ही साथ देखिए जितने भी भारत में युद्ध हुए या जितने भी विदेशी आक्रांता आए, वे सभी लगभग उसी रूट से आए, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के पर्यावरणीय दशाएं ऐसी थी। वह स्थल मार्ग था, बड़े बड़े वहाँ पे दर्रे होते थे, तो वहाँ की ज़मीनें उबड़ खाबड़ युक्त थी। तो ऐसे रिफ्ट थे, वो लोग आसानी से आ सकते थे। जैसे हखामसी आए, इसी के बाद सिकंदर आए, शक, कुषाण, पहलव, हिंद यवन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मुग़ल आदि सभी इसी मार्ग से आए। जबकि देखिए जब जो औपनिवेशिक काल में जब विदेशी कंपनियां भारत में आना शुरू हुई, तो उसमें उनके पास नेवी फोर्स था, नेवी पावर था। तो देखिए उनके पास पर्यावरणीय दशाएं अलग थी, इसलिए क्या किया, उन लोगों ने जलमार्ग के माध्यम से चले तो भारत के दक्षिणी एरिया में लोग प्रवेश करना शुरू किया और पहले केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में उन लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना शुरू किया और धीरे धीरे औपनिवेशीकरण भारत का करते चले गए। तो कुल मिला के इतिहास के निर्माण में भौगोलिक स्थितियाँ और पर्यावरणीय दशाओं और परिस्थितियों का भी विशेष योगदान होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि इतिहास के निर्माण में एकमात्र महान व्यक्ति ही भाग लेते हैं और इतिहास पूरा जो है एकमात्र महान व्यक्तियों का ही इतिहास होता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में इतिहास एक समग्र प्रक्रिया है। इतिहास मानवीय समाज के विकास का कथानक है, मानवीय समाज के विकास की संकल्पना है। यह ऐसी संकल्पना है जिसमें समस्त मानव समाज भाग लेता है। इतिहास कमोबेश मानव के क्रियाकलापों की कहानी है, जिसमें मानव से ही समाज का निर्माण होता है। इसलिए कमोबेश इतिहास मानव के समाज की ही कहानी है। मानव के समाज और उसके क्रियाकलापों, उसके विकास की प्रक्रिया को ही दर्शाने की इतिहास एक कहानी होता है, जिसमें मानव के साथ साथ परिस्थितियाँ दोनों का योगदान होता है। महान व्यक्ति को भी नहीं भुलाया जा सकता है, उसके योगदानों को भी कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन एकमात्र महान व्यक्तियों के ही योगदानों के आधार पर इतिहास या समाज की अवधारणा को भी नहीं स्थापित किया जा सकता है। तो सभी का एक अन्योन्यासित संबंध होता है, एक इंटरमिंगल्ड रिलेशनशिप होता है और इसी सभी के सम्मिलित प्रयास से समाज या इतिहास का निर्माण होता है और उसका विकास होता है।